नमस्कार दोस्तों। और सुनाइए, क्या हाल है। बड़े दिनों के बाद मैं आज आपको कोई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल कुछ दिनों से वाईफाई में गड़बड़ी आ गई थी। ड्रोन अटैक्स के कारण एक ज़ोरदार धमाका हुआ और हमारे घर का जियो फाइबर का कनेक्शन उड़ गया। उसके बाद लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रही। कंपनी का कोई आदमी कंप्लेंट करने के लिए आया ही नहीं। तो उसके बाद जब लड़ाई शांत हुई तो वाईफाई ठीक करने वाला हमारे घर आया। और उसके बाद आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, बात है बलिया की। यहाँ पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हाथ, पैर, सर और कई बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पहले तो आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद इस घटना से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जाकर अपने पति के हाथ पैर एक बगीचे में फेंक दिए। घटना से 500 मीटर की दूरी पर एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं में उसने जाकर अपने पति का धड़ फेंक दिया और सर को नदी में बहा दिया। ये महिला इतनी शातिर होती है कि 9 मई की रात को इसने अपने पति की हत्या की थी और उसके अगले दिन यानी कि 10 मई को पति की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवा देती है ताकि इसके ऊपर कोई भी शक न जाए। लेकिन ये महिला पुलिस की गिरफ्त से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाती और इसको और उसके प्रेमी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। प्रेमी के पैर में गोली लगती है। प्रेमी को एनकाउंटर करके गिरफ़्तार किया जाता है। महिला को भी उसके घर से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब इन दोनों को गिरफ़्तार किया जाता है तो पता चलता है कि इनके साथ 2 और लोग भी इस वारदात में शामिल थे जो कि बिहार भागने की फिराक में थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग बिहार भाग पाते, पुलिस वाले इनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। कौन है ये औरत जिसने अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या की? दोस्तों, मैं सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मामला है बलिया के बहादुरपुर मोहल्ले का। बलिया के बहादुरपुर मोहल्ले में दविंदर नाम का एक शख्स रहता था। 28 साल पहले उसकी माया देवी नाम की एक लड़की से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों के घर में 3 बेटियां और एक बेटे का जन्म होता है। बड़ी बेटी जयपुर में प्राइवेट नौकरी करती है। उससे छोटी बेटी नोएडा में रहकर नौकरी करती है और उससे जो छोटी बेटी है वो कोटा में नीट की तैयारी कर रही है। बेटा भी पढ़ाई करता है। भरा पूरा परिवार था। पति की आमदन भी अच्छी थी। बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से हो रही थी। पढ़ाई लिखाई में सारे बच्चे होशियार थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब घर में किसी का दिमाग घूम जाता है तो फिर आदमी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही इस घर में भी होता है। घर की औरत का दिमाग घूम जाता है और वो अपने पति के साथ ऐसा काम कर देती है जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इसकी वजह बनती है सिर्फ़ और सिर्फ नाजायज़ संबंधों की हवस। देवेंद्र की नौकरी तो अच्छी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उसको अक्सर घर से बाहर ही रहना पड़ता था। देवेंद्र का एक घर हरिपुर गांव में है और दूसरा घर शहर में है। देवेंद्र अक्सर अपने गांव वाले घर में ही रहते हैं, लेकिन उनकी बीवी शहर वाले घर में रहती थी। बच्चे घर से दूर रहते थे। बच्चे अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त होने के कारण घर से बाहर ही रहते थे और माया घर में अकेली होती थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले माया की मुलाकात एक अनिल यादव नाम के युवक से होती है। अनिल, जिसकी उम्र महज 23 साल होती है, वो माया से तकरीबन आधी उम्र का रहा होगा, लेकिन माया ने उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और ना ही उसने अपनी उम्र की कोई शर्म की और दोनों के बीच जल्द ही नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। जल्द ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। अनिल अक्सर देवेंद्र के घर ना होने के कारण माया के पास आ जाया करता था। अनिल ट्रक ड्राइवर का काम करता है
अब दोनों के बीच नाजायज़ संबंध अक्सर बनने लगे थे और ऐसी बातें दुनिया के सामने आते ज़्यादा देर नहीं लगती। आसपास के लोगों को उनके रिश्ते की भनक पड़ने लगती है और कुछ देर बाद ही देविंदर को और उनके बच्चों को भी माया के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। देवेंद्र माया को अनिल से दूर रहने के लिए कहता था। दोनों के बीच अनिल को लेकर कई बार झगड़ा हुआ था। देवेंद्र गुस्से में कई बार माया की पिटाई भी कर देता था। माया काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अब माया देवेंद्र को तो छोड़ सकती थी, लेकिन वो अनिल को छोड़ने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं थी। इसीलिए वो अनिल के साथ मिलकर देवेंद्र को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। 9 मई को देवेंद्र की छोटी बेटी कोटा से वापस आने वाली थी। वो उसको लेने के लिए घर से स्टेशन पर गया था। देवेंद्र काफ़ी देर तक घर वापस नहीं लौटता तो परिवार वाले माया से उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन माया कहती है कि उसको देवेंद्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। माया शहर वाले घर में रहती थी, देवेंद्र गांव वाले घर में रहता था और वो वहां से ही बेटी को लेने के लिए गया था। माया रिश्तेदारों को कहती है कि देवेंद्र उसके शहर वाले घर में उसके पास नहीं आया, लेकिन हकीकत ये थी कि देवेंद्र को माया ने ही घर पर बुलाया था। देवेंद्र को मारने की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी। 9 मई की रात को माया ने अनिल को अपने घर में बुलाया था। अनिल अपने साथ 2 और लोगों को, मिथिलेश और सतीश को भी लेकर गया था। दरअसल देवेंद्र की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। माया ने देवेंद्र को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया था। बाकी सभी लोग छुपे हुए थे। माया ने बातों ही बातों में देवेंद्र को कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पहले ही मिला दिया गया था। कोल्ड ड्रिंक पीते ही देवेंद्र बेहोश हो जाता है। उसके बाद चारों लोग मिलकर चाकू से देवेंद्र पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उसी रात में ही ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि अगले दिन अगर वो सुबह ये काम करते तो उनको डर था कि लोग उनको देख लेंगे और वो पकड़े जाएंगे। इसलिए वो कत्ल की रात ही शव को डिस्पोज करने की पूरी प्लानिंग बनाने लगते हैं। पहले तो वो घर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं और वहाँ पर एक बगीचे में हाथ पैर फेंक देते हैं। देवेंद्र के धड़ को घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बने हुए एक कुएं में फेंक दिया जाता है। उसके सर को घाघरा नदी में बहा दिया जाता है। इतना विभत्स कार्य करने के बाद चारों लोग घर में आ जाते हैं और घर में जगह जगह पर खून बिखरा हुआ था। ये लोग खून के धब्बे साफ करते हैं। गांव के लोगों को इस घर में कुछ संदिग्ध होता नज़र आ रहा था। गांव वालों ने देवेंद्र के फ़ोन पर फ़ोन करने शुरू कर दिए। देवेंद्र के फ़ोन पर रिश्तेदारों के भी फ़ोन आने लगते हैं। ये देखकर माया घबरा जाती है और अगले दिन सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। बच्चे अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानते थे। जब बच्चों को पता चलता है कि उनके पिता मिसिंग है, घर वापस नहीं पहुँचे हैं, तो बच्चे सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बहन को इस बारे में इतला देते हैं। बड़ी बहन फ़ौरन जयपुर से बलिया पहुँचती है और बाकी की बहनों को भी इकट्ठा करती है। सभी लोग जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी माँ और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत पत्र देते हैं। बच्चों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी मामले की तहकीकात शुरू करती है और जल्द ही बगीचे में पड़े हुए देवेंद्र के हाथ पैर बरामद कर लिए जाते हैं। सबसे पहले तो माया को घर से उठाया जाता है और माया से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है, माया पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जब लेडी पुलिस उसके साथ थोड़ी सी सख्ती करती है तो माया टूट जाती है और पुलिस को सारा सच बयान कर देती है। माया की निशानदेही पर शरीर के बाकी हिस्से भी बरामद कर लिए जाते हैं। कुएं से देवेंद्र का धड़ बरामद कर लिया जाता है और सर को बरामद करने के लिए नदी में गोताखोर लगाए गए हैं। अनिल को भी इनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब इन लोगों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आज के समाज में कितना नैतिक पतन हो चुका है। एक औरत जिसकी शादी को 28 साल हो चुके थे, वो एक गैर मर्द के साथ अफेयर में पड़कर अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। उस पति को जिसने कि उसकी और उसके बच्चों की सारी उम्र परवरिश की थी, जो कि बच्चों को कुछ बनाने के लिए सारी उम्र जी तोड़ मेहनत करता रहा और उसकी मेहनत की बदौलत ही
आज उसके बच्चे अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन इस हंसते खेलते परिवार को माया की हवस की इच्छा ने मिटा डाला। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन दोस्तों, मैं कहानी तभी लेकर आऊँगा जब आप मेरी कहानी को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।